हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। ये नोट मेकिंग का थंबनेल देखकर ऑफ कोर्स आप इस वीडियो के अंदर एंटर हुए हैं एंड मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट्स को नोट मेकिंग की जो प्रॉब्लम है वो हर एग्जाम के अंदर आती है। इशू ये है कि यूट्यूब पर आपको क्लासेस अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट्स की एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जब मैं भी क्लासेस बनाता हूँ तो मैं सभी स्टूडेंट्स को अपने बैचेस के अंदर ये समझाता हूँ कि पढ़ाई करने से सिर्फ एग्जाम नहीं निकलता। यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। आपको पता होना चाहिए क्योंकि सबके पास सोर्सेज सेम है। ठीक है। इशू क्या है कि सोर्सेज बहुत सारे भी हैं और सोर्सेज सेम भी हैं सबके पास। सब सेम तरीके से पढ़ रहे हैं, आवर्स भी हैं, सब लोग सेम लगा रहे हैं। बट इशू कहाँ आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि आपके जो नोट्स हैं वो कहीं इस बुक में है, कभी उस बुक में है, कभी इस किताब में कहाँ रखे हुए हैं आपने, कभी यहाँ पे कोई पेपर लगा हुआ है। वो क्या होते हैं, बड़े ही स्कैटर्ड नोट्स होते हैं और जब आपको रिवीजन का टाइम आता है तो आपकी रिवीजन क्या हो नहीं पाती। और इशू ये होता है कि आप कितना भी अगर पढ़ रहे हो एग्जाम से पहले, अगर आपने उसकी रिवीजन नहीं करी लास्ट डेज में तो फिर वो आपकी सारी नॉलेज वेस्ट हो जाएगी। ये तो आपको समझ आता ही होगा कि आपकी सारी जो पढ़े पढ़ाई जो चीज़ें हैं ना फिर वो वेस्ट हो जाएंगी, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था पढ़ने का। पॉइंट इज दैट। तो इसीलिए नोट मेकिंग मैं समझाने के लिए आया हूं यहाँ पे ताकि आपको समझ आ सके कि नोट्स बनाने कहाँ से हैं, कैसे बनाने हैं और कितने नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि हर जगह बुक से उठा के अपने नोट्स बनाना शुरू हो गए तो उससे क्या होगा कि आपके पास इतने बल्कि नोट्स हो जाएंगे कि रिवीजन करने में आपका मन ही नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग नोट्स में देखेंगे कि आपको क्रिस्प नोट्स बनाने हैं और कैसे कैसी चीज़ों को ध्यान रखना है नोट्स बनाने में। और फिर आखिरी में जब मेरी ये सारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, मैंने अपने सारे नोट्स जो हैं वो सारे रिकॉर्ड करके वीडियो एक डाली हुई है। तो जैसे ये मैं समझाऊंगा आपको, ख़त्म होते ही आपकी एक वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि नोट्स बनाने कैसे हैं। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि नोट्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे, सब ऐसे हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास और आज जानते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होती है नोट बनाने की। चलते हैं आगे। पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये है मेरे नोट्स जो मैंने एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है। ये है पूरा एंशियंट हिस्ट्री का मेरे नोट मेकिंग। अब यहां पे देखिए, मैंने यहां पे प्री हिस्टोरिक एज लिखा है, इसका मतलब स्टोन एज को मैं यहां पे केटर कर रहा हूं। अब स्टोन एज के बाद मेरे पास यहां पे क्या है, आपका पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो एनसीईआरटीज के अंदर हैं। पेलियोलिथिक एज है, इसी में ही पेलियोलिथिक एज के साथ लोअर पेलियोलिथिक, इस स्टिकी नोट के नीचे है मिडिल पेलियोलिथिक और फिर अपर पेलियोलिथिक। फिर उसके बाद जो वहाँ पे आर्ट थी मैंने वो भी डाला हुआ है, साथ में नियोलिथिक एज भी यहाँ पे है डाला हुआ है मैंने। तो तीनों एजेस मेरी पूरी हो गई। और साथ ही में जो साइट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार आती हैं, बुरजा होम, गोदावरी रिवर के नीचे वाली जितनी भी साइट्स थी, जो भी पोर्ट्स हैं, ठीक है, पिकली हल वगैरह आप पढ़ते हैं। साथ में आपका हिल्स ऑफ असम के वहाँ पे कितना ज़्यादा था, ठीक है, और आपकी लिमिटेशंस क्या थी इस टाइम की, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है यूपीएससी के एग्जाम्स में। तो ये क्या है, ये बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैंने नोट्स को बनाया है ताकि ऑन अ सिंगल पेज यू कैन मेक और यू कैन कवर एन एंटायर टॉपिक ऑफ, मेरे ख्याल से ये वाली जो चैप्टर्स हैं दे विल बी अराउंड 60 पेजेस। तो 60 पेजेस को एक पेज पर ले आया। बट ये आया कैसे, ये एक ही पेज के ऊपर मैंने बनाया क्यों और ये आया कैसे? दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ एक ही पेज पे सर आपने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि एक ही बार रिवीजन करनी है स्टोन एज की, एक ही बारी में हो जाएगी। लेकिन ये नोट्स एक दिन में नहीं बनेंगे। ये नोट्स कैसे बनेंगे? ये नोट्स बनेंगे, एक और पॉइंट आपको याद रखना है, विथ टाइम। पहली बारी जब आप एक किताब उठाओगे सीधा शुरू मत कर देना। पहले मैं चलो एक बारे बता देता हूँ आपको कि आपको रिसोर्सेज जो हैं आपके जो हिस्ट्री के लिए यूज़ करोगे, मैं आपको पहले वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो मैं क्या करता था, आई वॉज वेरी श्योर अबाउट इट कि जो भी हिस्ट्री की स्टोरी समझनी है अगर मुझे, ठीक है, तो हमेशा मैं बिलीव करता था कि जो थीम्स हैं हिस्ट्री की, थीम 1, 2 एंड 3, क्योंकि एनसीईआरटीज बाइबल हैं यूपीएससी के लिए। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताता हूं। मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो आप पढ़ने वाले हो। अदरवाइज स्कैटर्ड नोट्स इतने सारे हैं, कहीं पे कोई डेटा है, कहीं पे कोई डेटा, आप सेंस ही नहीं बना पाते कि कौन सा
किस कैटेगरी के अंदर आता है। इसीलिए स्टोरी में हमेशा क्या करता था कि मैं थीम में 1, 2 एंड 3 एटलीस्ट 1 से 2 रीडिंग्स ले लीजिएगा बिफोर इवन मार्किंग एनीथिंग। बिना मार्क करे पहले थीम 1, 2 एंड 3 स्टोरी एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको एंशियंट इंडिया से लेकर आपके पूरे मॉडर्न इंडिया तक ना एक स्टोरी बन जाए और आप अपने ब्रेन में सोच सको कि क्या हुआ था और किस टाइम पे कैसे क्या सोसाइटी चल रही थी। इससे आपको ये नॉलेज मिलेगी। अब थीम 1, 2, 3 एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया के आसपास डिवाइडेड है। उसके बाद क्या करता था मैं कि एक किताब है जैसे आर एस शर्मा। आर एस शर्मा में स्टोरी तो है, अब वो आपके थीम्स में भी है। आर एस शर्मा से मैं नोट्स बनाता था उन थीम्स के लिए। जैसे थीम में उन्होंने एंशियंट, जैसे पेलियोलिथिक एज आती है तो उसका आर्ट और स्टोन वगैरह एज वगैरह का सारा जो आर्ट कल्चर और सोसाइटी थी वो बताई हुई है। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा डेटा है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो मुझे आर एस शर्मा की एनसीईआरटीज प्रोवाइड करती थी। यहां से जैसे ही मैं, जैसे एक बार मैंने रीडिंग ले ली थीम 1, 2 एंड 3 की, फिर मैंने उठाई थीम 1 किताब एक बार। उसके बाद मैंने एक चैप्टर से गो थ्रू हुआ जो भी स्टोन एज के बारे में था, वो मैंने पढ़ा। अब मुझे पता है स्टोरी क्या थी और कैसे था। अब मुझे वैल्यू एडिशन करनी है। वैल्यू एडिशन के लिए आप आर एस शर्मा यूज कीजिएगा। उस चैप्टर से, जैसे स्टोन एज से रिलेटेड जो भी फैक्ट वहां पे दिया हुआ है वो यहां पे पेपर पे लिख लो और थीम 1 में जहां पे स्टोन एज के बारे में है उसको स्टेपल कर लो। वैसे ही नेक्स्ट जो आपका आएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक एज, उनके लिए भी क्या करना, उनको भी उस साथ में डाल लेना, ताकि जब भी आपको एंशियंट इंडिया रिवाइज करनी हो तो आप क्या करोगे, एंशियंट इंडिया में थीम 1 के अंदर जितने भी आपके पास छोटे छोटे नोट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो तो हैं ही, साथ में आपने वैल्यू एडिशन भी कर ली। अब जब भी आपको एंशियंट इंडिया रिवाइज करनी है आप वो एक ही बुक के अंदर से पूरा रिवाइज कर सकते हो, एक ही बुक में से। तो आपके 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा थीम 1 की किताब विद वैल्यू एडिशन नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम थीम 2 के लिए मैं क्या करता था, थीम 2 के लिए मैं उठाता था आपकी ये किताब पढ़ ली थी, एक बार रीडिंग ले ली, उसके बाद थीम 2 के लिए टॉपिक वाइज मैं यूज करता था सतीश चंद्र की मिडिवल इंडिया, जो कि एक बहुत बेहतरीन किताब है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। मिडिवल इंडिया का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एनसीईआरटीज का मजा यह है कि एनसीईआरटीज आपको रोड मैप देती हैं। मिडिवल इंडिया के लिए फिर मैं वहीं से जो वैल्यू एडिशन होती थी वो मैं ऐड करता था और एक जगह लिख लेता था। अब ये स्टिकी नोट्स का फायदा क्या है, जब आप पेपर पे लिखने लगोगे ना, ठीक है, तो इशू ये होगा कि यहाँ पे आप पेलियोलिथिक एज लिखोगे तो इशू यह हो जाएगा आपके साथ कि इतने में सब में आएगा नहीं। तो आप स्टिकी नोट्स पे लिख लिख कर छोटा छोटा आप एक जगह पेस्ट कर लीजिए। और नोट्स के साथ एक फिलॉसफी हमेशा होती है कि नोट्स वो होते हैं असली जो आपके अलावा किसी और को ना समझ आए, क्योंकि आपको वो भाषा पता है। और नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम में जब आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई भी चीज़ याद रख करनी पड़ती है कि यार ये मैंने कहाँ पढ़ा था, तो जब एक ही नोट से आप रिवीजन करते हो तो उसके बाद आपको याद रहता है कौन से पेज पे किस कोने पे वो फैक्ट लिखा हुआ था। अब इसी नोट्स की रिवीजन करते रहना है आपको, जैसे ही मिडिवल इंडिया है और वैसे ही थीम 3 जो है। थीम 3 के लिए व्हाट आई यूज टू डू वाज आई यूज टू टेक मॉडर्न इंडिया, एनसीईआरटी जो है आपकी बिपिन चंद्रा की, एनसीईआरटी थीम 3 के साथ डाल लिया करता था, पूरे के पूरे नोट्स ऐड करते हुए। चैप्टर वाइज है, यूरोपियन पेनिट्रेशन से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, उस सब से लेकर आखिरी तक, जब लास्ट में 8 अगस्त ग्वालियर टैंक पे क्विट इंडिया मूवमेंट की होती है, उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन प्लान तक खत्म होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट होती है। तो आपकी मॉडर्न इंडिया पूरी बिपिन चंद्रा के अंदर 12th क्लास की किताब है, एनसीईआरटी है, वहां पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है अब आप लोगों के साथ कि आपने थीम 1, 2 एंड 3 पढ़ ली, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया सर, लेकिन इशू क्या हुआ उसमें? इशू ये हुआ कि सर नोट्स में कितना बनाना है समझ ही नहीं आ रहा, बहुत बल्कि बन जा रहे हैं, हमें तो हर लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि थीम 1, 2 एंड 3 को पहले एक बार रीडिंग ले लेना ताकि आपको स्टोरी याद रह जाए। ये इसी तरीके से है, आई ऑलवेज गिव माई स्टूडेंट्स दिस एग्जाम्पल कि डू यू हैव टू रिमेंबर योर पेरेंट्स नेम? नहीं रखना पड़ता, आपको अपने मॉम और डैड का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि वो आपको पता है। आपको याद करने की जरूरत क्या पड़ती है? उनका आधार नंबर। अगर मैं आपको बोलूँ आपको आधार नंबर याद है पेरेंट्स का, बोलोगे नहीं। मैं पूछूंगा नाम याद है पेरेंट्स का, तो बोलोगे यस याद है। तो एक बार स्टोरी दिमाग में छप गई ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो दिमाग में बैठ जाती हैं। तो क्यों खामखा आपने नोट्स को इतना बनाना है कि आपको जो चीज़ें पता हैं वो भी वहाँ लिखो? तो उसका मतलब है नहीं। और थीम 1 किताब, थीम 2 किताब और थीम 3 के अंदर ही जब सारे नोट बनाओगे, तो जब भी स्टोरी भूलने लगोगे तो सीधा पढ़ लेना वहाँ से, आपका काम खत्म। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे नोट्स का पूरा सिस्टम बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का, थीम 1, 2 एंड 3। अब आर्ट्स के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये थीम 1, थीम 2 और थीम 3 हो गई आपकी कौन सी? हिस्ट्री की। अब क्या है, जो मैं कोर्स चला रहा हूँ ये अपना यूपीएससी एग्जाम्स के जो डिफेंस एग्जाम्स हैं उनके लिए, जीएस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर हमें ना पता नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और एनसीईआरटीज क्यों पढ़े, हम कहीं और से पढ़ लेते हैं। नहीं, मैं उस कोर्स के अंदर हर सब्जेक्ट के लिए आपके सामने ओरिजिनल एनसीईआरटी के सोर्सेज लेकर बिटवीन द लाइंस वी विल स्टडी, और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है एग्जाम्स का, हम उन चीज़ों को देखेंगे। और उस सेशन में मैं आपको इतने इंसाइट्स दूंगा, इतनी स्ट्रैटेजी देता रहूंगा हर कदम पे, ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। आपका सिर्फ इतना काम है कि आपको क्लासेस पूरी देखनी है, अदरवाइज स्ट्रैटेजी अगर कहीं पे मिस हुई तो फिर आपको आगे का समझ नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं बेयर विद मी, ये आपके 25-30 मिनट लाइफ के चेंज करने वाले हैं, आपको आपके नोट मेकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एनसीईआरटीज। वाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट? अब देखो यहाँ पे मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन थीम 1 के अंदर तो है ही। मैंने साथ में क्या ऐड कर लिया? मैंने साथ में ऐड कर लिया जो आर एस शर्मा के अंदर मैप था कि मैं हड़प्पन साइट को कहाँ पे मार्क करता चलूँगा, मैंने वहीं से पेपर निकाल के अपने नोट्स में चिपका लिया। फिर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख ली कि क्या क्या ज़रूरत है नोट्स की, क्या पूछा जाता है। तो वो एक ही पेपर पे आ गया। अब मुझे डिफरेंट बुक्स में जाके डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वन एनसीईआरटी विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटीज कभी भी आपके एनसीईआरटीज के नोट्स नहीं बनाने, थीम के, खासकर थीम के नोट्स कहीं मत बनाना, वो एक स्टोरी है आपके लिए, वो बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटीज खुद में ही एक नोट्स हैं, लेकिन कैटेगराइज्ड नोट्स हैं, ताकि आप कुछ भी भूलो ना और आपको हर चीज़ का सेंस समझ आए कि कौन सी चीज़ कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी। तो एनसीईआरटीज को हमेशा एज अ बेस नोट बना के रखना, उसी के ऊपर जो नोट्स बनाने हो बनाना। अब क्या होता है, इशू क्या होता है, आप टेस्ट सीरीज लेते हो, ठीक है, साथ में आपके पुराने क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो एनालिसिस किए हैं मैंने एग्जाम्स के, यूपीएससी एग्जाम्स के, मैंने उसमें साफ साफ दिखाया आपको कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली सोर्सेज हैं। जिसने नहीं दी कि 2023 का एनालिसिस इतनी लाइफ चेंजिंग है वो कि इतने स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि उनको मैंने पेज के साथ साथ पूरे के पूरे सोर्स बताया हुआ है कि कहाँ से उठाया हुआ है ये टॉपिक। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करोगे, आप टेस्ट सीरीज दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोगे, अब वहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, जैसे हिस्ट्री के मिल गए आपको, गिल्ड्स के कुछ नाम दिए होंगे जो वहाँ पे और प्रैक्टिसेस हो रही थी, उनके हिंदी और संस्कृत नाम में कुछ ऐसे दिया होगा, और जो एग्जाम में यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो अब आप क्या बोलोगे, अब बोलोगे सर टेस्ट सीरीज का में अब है ही क्वेश्चन, अब इसको रिवाइज करेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिले, एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड कर लो, कहाँ पे, अपने एनसीईआरटी के उन्हीं नोट्स में जो आपने बना रखे हैं हर टॉपिक के। ये होती है नोट मेकिंग, ताकि आखिरी महीने में जब आपको रिवीजन करनी है तो एक ही बुक, एक ही सोर्स में आपको सारे नोट्स मिल जाएं। ये कभी भी आपको कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये बात को समझ के रखिएगा। अगर ऐसा ही होता तो मेरी बात मान लीजिए, जिस इंस्टीट्यूट को आप 10,000 रुपये दे रहे हैं वहाँ से आपका सिलेक्शन तब भी नहीं हो रहा है, लेकिन एक गांव में बैठा हुआ बच्चा, कितने रूरल एरिया में बैठे हुए बच्चे एग्जाम निकाल देते हैं यूपीएससी का। क्यों? एनसीईआरटी के बेसिक्स पता है उनको। ये एक्स्ट्रा जितने भी नोट्स खरीद लो, मार्केट में दुनिया भर के नोट्स है, कितने खरीद लो, आई कैन चैलेंज यू, उन नोट से एग्जाम नहीं निकलता। हमेशा खुद की प्रेपरेशन, ओन प्रेपरेशन प्लस एनसीईआरटी से नोट्स निकलते हैं। और हमारा मतलब दुर्भाग्य ये है
एजुकेशन इंडस्ट्री का कि आपको सिर्फ सोर्स पकड़ा दिए जाते हैं, उसको हैंडल कैसे करना है वो नहीं पकड़ाया जाता। आपको पता ही नहीं है कि जो नोट्स आपको दिए हुए हैं उसको हैंडल कैसे करना है। अरे करूं क्या इसका मैं, उसी में आप नोट्स बना देते हो। अब स्टोरी और कॉन्सेप्ट आपके सरे रह गए। और यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन आप होता है तो आप इंस्टीट्यूट वालों को बोलते हैं सर आपके उसमें से आया नहीं। गलती आपकी है, गलती उनकी नहीं है। इसीलिए मैं ये एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स चला रहा हूं ताकि आप लोगों को हर मोमेंट पे आसानी हो सके। ठीक है, तो ओन प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और खुद के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके कितने ही आप इंस्टीट्यूट से नोट्स उठा लो, आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। जो भी टॉपर्स आपको ये बता रहे हैं कि मैंने यहां से पढ़ा था, नहीं, वो उनको प्रमोशन के लिए बुलाते हैं। असली में जो टॉपर होता है वो अपने खुद के नोट्स बनाता है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करता है और एनसीईआरटीज पे हमेशा फोकस रखता है। प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो कोशिश करो उसको छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, मेरे को वैदिक एज के बारे में, अर्ली वैदिक एज के बारे में देखना था। ठीक है, उसमें क्या किया मैंने, अर्ली वैदिक एज के लिए जितने भी डायमेंशंस थे मैंने उनको एक जगह लिखने की कोशिश करी। जैसे कि ऋग्वैदिक एज है, उसकी पॉलिटिकल लाइफ भी हुई थी, इकोनॉमिक लाइफ हुई थी, सोशल लाइफ हुई थी एंड रिलीजियस लाइफ, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑन अ सिंगल पेपर। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों सिंगल पेपर पे बनाना है, क्योंकि क्या होता है, इट हेल्प्स यू कनेक्ट। अभी मैं सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, अभी और सब्जेक्ट्स की बात करूंगा। हेल्प्स यू कनेक्ट, क्योंकि यूपीएससी का सारा गेम क्या है, यूपीएससी वांट्स यू टू कनेक्ट व्हाट यू स्टडी। अगर आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि कौन सा टॉपिक किस से कैसे जुड़ता है, कैसे अलग है, ये सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस, तब तक आप यूपीएससी की नब्ज पकड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, उनको वो चाहते हैं आपसे कि आप कनेक्ट करना सीखो टॉपिक्स को। तो इसलिए माइंड मैप्स बनाओ, जैसे अर्ली वैदिक एज लिखा और आपने सारी चीजें एक ही पेपर पे लिख ली, ताकि जब भी आपको ऋग वैदिक एज समझना हो ना तो आपको एक ही पेज से पढ़ना है और आपको पूरी लाइफ समझ आ जाएगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे ही आप पेपर को पलटते हो, पन्ना पलटते हो, पिछले पेज का जो सारा फ्लो है वो आपका टूट जाता है। एक ही पेज पे सामने रहेगा ना तो आप हर डायमेंशन को अच्छे देख पाओगे। और जब खुद से बनाओगे ना, लिखते वक्त जब नोट्स लिखोगे अपने, तो हमेशा याद रखने की जो आपकी पावर है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है माइंड मैप्स का तरीका बनाने का। फिर आता है स्टोरी। अब जैसे यहां देखो, साउथ इंडिया जब कनेक्ट करते हैं हम लोग नॉर्थ इंडिया के बाद, जब मौर्यन एम्पायर खत्म होता है और जब पोस्ट मौर्यन देखते हैं, उससे पहले संगम एज पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो, चोला चेरा एज एंड पांड्यास पढ़ते हैं। वहां पे हमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम कनेक्ट नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ इंडिया में जब मौर्यन एम्पायर और फिर पोस्ट मौर्यन एम्पायर हुआ, उस वक्त पे साउथ में क्या चल रहा था, 80% ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू आंसर कि क्या हो रहा था। तो क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम होता था, इसलिए मैंने यहां पे देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद मेजर चेंजेस आए। ठीक है, इन हिस्टोरिकल पीरियड लाइक लार्ज स्केल रूरल सेटलमेंट आई और रूरल एरियाज जो थे वो बड़े होने लगे अब। ठीक है, प्लोइंग शुरू हुई, आयरन प्लोशेयर भी दिखता है वहाँ पे जिसमें आप एग्रीकल्चर में यूज़ करते हो। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट सिस्टम। ये मैंने क्यों लिखा है, ताकि मैं कनेक्ट कर सकूं कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। तो जब स्टोरी लिखी होती है वहाँ पे एक पेपर के ऊपर, तो आप एनसीईआरटीज में आर एस शर्मा में देखोगे कि 4-4 पेज पे स्टोरी लिखी है। आप वो स्टोरी पढ़ लो, अपने दिमाग में सोचो और उसको एक छोटे से स्टिकी नोट पे लिख लो अपने वर्ड्स में, ताकि आपको याद रहे ये। और इसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने इस पे भी लिखा, फिर इस पे, ताकि मेरे को पूरा याद आ जाए। उसके बाद जो साउथ इंडिया का सारा जो पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन वो मैंने एक ही पेज पे लिख ली, ताकि मेरे को आखिरी में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टोरी इज मस्ट बिकॉज इट हेल्प्स यू कनेक्ट। और आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कम क्या करेंगी, एक स्टोरी करेगी। डायरेक्टली फैक्ट्स याद करने की कोशिश करोगे, कभी नहीं कर पाओगे। ज़रूरी है कि आप जैसे ही पढ़ते रहो, स्टोरी के साथ साथ चीज़ें याद करते रहो, तो कंफ्यूजन जो है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप स्टोरी बना के पढ़ोगे तो।
एक फ्लो में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और एनसीईआरटीज़ आपको हेल्प करेंगी यार। जहाँ एनसीईआरटीज़ कम पढ़ेंगी वहाँ मैं बताऊंगा, लेकिन हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी से बाहर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी होंगे ना, अगर कोई देने होंगे तो वो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन प्लीज़ अपनी एनसीईआरटीज़ अपने रूट से दूर मत हो। थीम 1, 2 एंड 3 को यूज़ करो एज अ स्टोरी, और उसमें आर एस शर्मा से ऐड करते रहो नोट्स अपने, जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि यहाँ पे वैल्यू एडिशन ज़रूरी है। ये भी मैं जब हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा ना, तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। मैं सिर्फ आपको समझाने आया हूँ कि नोट मेकिंग करनी कैसे। नेक्स्ट, एक ही स्पॉट पे सब कुछ लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे, अब पेंटिंग्स के बारे में कितनी बार क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी एग्जाम में। अब क्या करा मैंने, फोक पेंटिंग्स हैं बहुत सारे, जैसे कालीघाट पेंटिंग है, कलमकारी पेंटिंग है, पट्टचित्र है, पाइटकर है, ठीक है। तो कितने सारी पेंटिंग्स है, वर्ली पेंटिंग, थाकपा पेंटिंग, ये सारी कैसे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से नोट्स लिए, और मैंने क्या किया, इसको एक पेपर पे लिख दिया। आई यूज टू कंसल्ट नितिन सिंघानिया फॉर दिस। अब जब मेरे को आर्ट पढ़ना होगा, तो अब मैं नितिन सिंघानिया थोड़ी खोलूंगा लास्ट में रिवीजन में। इतनी मोटी बुक देखते आपका रिवीजन का ना मन नहीं करेगा करने का। तो क्या किया मैंने, उसके जो 20-25 पेज थे उसको एक पेज पे उतारा, और अपने थीम वाले में या इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स में ऐड कर लिया। अब ये आर्ट वाला भी मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। सारी जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल लाइफ जो थी ना, वो मैं थीम 1, 2, 3 में लिखता था। लेकिन अब क्योंकि चेंज हो गया था काफ़ी सालों से, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको बताया तो अपना बैकग्राउंड, आई एम एक्चुअली करंटली वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, एंड मैंने प्रिपरेशन की थी 2019 में स्टार्ट करके। 2019 में फर्स्ट प्रीलिम्स मैंने क्रैक किया था अपना। उसके बाद 2020 एंड 2021 में आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू इन 2020 एंड 2021 सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के अंदर। आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। और उसके बाद बिकॉज मैं मॉक इंटरव्यूज़ नहीं ले पाया, एंड फैमिली सिचुएशन भी वॉज नॉट वेरी गुड, तो इसकी वजह से आई हैड टू लीव इट, एंड आई एम कंटिन्यूइंग माई जॉब राइट नाउ, और उसके साथ में पढ़ाने के लिए आता हूँ आपको। अदरवाइज मैंने नोट्स अपने बहुत अच्छे, मैंने अपने तसल्ली से बनाए थे, एंड दैट वॉज द रीज़न दैट आई कुड रीच दैट इंटरव्यू पॉइंट। तो मेरा प्रीलिम्स और मेंस सॉर्टेड रहता था, इंटरव्यू में थोड़ा सा इशू था। और इसीलिए मैं आपको समझाने आया हूँ कि कहाँ पे मेरे को बहुत हेल्प हुई थी, तो आप वो गलती मत करो, ठीक है। और मैं चाहता भी नहीं कि आप गलती करके सीखो, इससे बेटर है कि आप जो मैंने को हेल्प करी हैं चीज़ें वो सीख लो, और उससे आपका काम हो जाएगा। आर्ट्स ना बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। मैं क्या करता था, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स है, वो बुक उठाई। उस बुक के अंदर आपको सारे आर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, स्टोन एज के बारे में, फिर हड़प्पन में क्या था, सील्स, वो सब लिखी हुई है वहाँ पे, कौन सी कैसी लाइफ थी वहाँ, कॉस्मोपॉलिटन नेचर की लाइफ थी, कैसा था, सब सब कुछ है वहाँ पे। मैं क्या करता था, अब जैसे जब आप पढ़ोगे स्टोन एज के बारे में, स्टोन एज वहाँ कवर्ड है, यस कवर्ड है एज। आप करोगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या कवर्ड है, यस कवर्ड है। मॉडर्न एज के टाइम पे बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ोगे, कवर्ड है, ठीक है, बिल्कुल कवर्ड है। क्या ज़्यादा कवर्ड नहीं है, टेम्पल आर्किटेक्चर इज नॉट वेरी कवर्ड, क्योंकि इसके बाद जब पोस्ट मॉडर्न एज के बाद, पोस्ट मॉडर्न एज भी वहाँ पे है, जब गुप्ता पीरियड आता है उस टाइम पे जब टेम्पल शुरू होता है, जब वो पार्वती टेम्पल है और नचन कुठारा टेम्पल, ये सब चीज़ें जो पढ़ोगे ना, तो टेम्पल आर्किटेक्चर इतनी मतलब डिटेल में ना आपको पूरा नहीं मिलेगा। वो मैं कहाँ से लेता था, टेम्पल आर्किटेक्चर नितिन सिंघानिया से, लेकिन वो एक ही पेज पे लिखता था। मैं दिखाता हूँ कैसे, देखिए ये रहा, स्कूल्स एक साथ सारे लिख दिए, उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल, सोलंकी स्कूल। इससे पहले क्या किया मैंने, मैं बताता हूँ। फाइन आर्ट्स की किताब खोली, पहले मैंने 1-2 बार रीडिंग ली और उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए नितिन सिंघानिया की पीडीएफ खोली, ठीक है, और साथ में उसमें मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए जैसे नागर स्टाइल हो गया, उसकी सारी डिटेल्स एक जगह लिख ली। उसके बाद द्रविडियन स्टाइल हो गया, तो उसका जो पूरे नोट्स थे वो मैंने निकाले और कहाँ पे पेस्ट कर लिया, आई पेस्टेड इट इन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स। अब अगर मुझे आर्किटेक्चर और आर्ट भी रिवाइज करनी है तो क्या है, सिर्फ एक ही बुक के अंदर से मेरी सारी हो जाएगी। अब और क्या पॉइंट आते हैं इसमें, आता है पेंटिंग। पेंटिंग क्या किया मैंने, नितिन सिंघानिया से लिया
ऑन अ सिंगल पेपर आई रोट एवरीथिंग, और कहाँ ऐड कर लिया? अपने इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स। ठीक है, साथ में पेंटिंग हो गई, डांसेस कहीं से मत उठाओ। नितिन सिंघानिया एक सिविल सर्वेंट है, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, डू नॉट वरी अबाउट इट। डांसेस को लेकर क्या हुआ, एक सिंगल पेपर पे मैंने लिखा और कहाँ किया, उसको ऐड कर लिया अपने नोट्स में। कहाँ वाले? इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स के अंदर ऐड कर लिया। कि अब मुझे आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब भी पढ़ना होगा ना, मैं करूँगा, मैं एक साथ एक ही बुक से आराम से पढ़ सकता हूँ। अब आपकी पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो गई, थीम 1, थीम 2, थीम 3 के साथ जितने नोट्स आपने ऐड किए, इन बुक्स के साथ आपका सब रिवाइज हो गया, और फाइन आर्ट से आपकी पूरी आर्ट रिवाइज हो गई। अब मुझे बताओ कैसे मुश्किल है, क्यों आपको जगह जगह से पढ़ना है, जब आप खुद की मेहनत से ये सब काम कर सकते हो। खुद मेहनत करोगे तभी एग्जाम निकलेगा, नहीं तो कभी नहीं निकलेगा। ये मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको पहले से ही। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, अब 3 स्कूल्स इमर्ज हुए थे डिफरेंट तरीके के, जैसे उड़ीसा स्कूल था, खजुराहो स्कूल जो चांडेला टेम्पल वगैरह पढ़ते हो आप, ठीक है, खजुराहो महादेव, कांदरिया महादेव टेम्पल वगैरह पढ़ते हो। सोलंकी स्कूल है जो गुजरात की तरफ से चला है, मोदेरा सन टेम्पल जहाँ पे था, ठीक है, भीमदेव ने बनवाया था जो। वो सारी चीज़ें क्या लिखी मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं, आपने देख रहे होगे मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं। अब बॉक्सेस क्यों बनाए हुए हैं कि ये सब तो मुझे याद होगा क्योंकि मैंने 1-2 बार पढ़ ली है, लेकिन जब एग्जाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब रिवाइज करना है, तो मेरे को सिर्फ ये बॉक्सेस देखने हैं कि यहाँ पे इनको क्या बुलाया जाता था। यहाँ से यहाँ पे है, एक्सटीरियर वॉल्स थी, वो बहुत अच्छे से लैविश तरीके से डेकोरेट की जाती थी। यहाँ पे दोनों एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों वॉल्स खजुराहो में, और यहाँ पे जो है नो कार्विंग्स ऑन द वॉल्स, इसमें ना इंटरनल ना एक्सटर्नल दोनों नहीं होती थी। अब क्या करेगा यूपीएससी, क्या बोलेगा आपको? यूपीएससी बोलेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और वो आपको ये बोलेगा कि भाई जो है जब बात होती है कार्विंग की, ठीक है, तो वो कार्विंग के एक टॉपिक के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दे देगा, जिसमें तीनों स्कूल्स को वो कर देगा, कंपेयर कर देगा, और स्टेटमेंट्स दे देगा, और 1 2 3 1 3 वो कर देगा। इसलिए आपको कंपैरिजन ना यहां से याद आएगा, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ ताकि कंपैरिजन कर पाओ। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, जैसे मेरे ये ज्योग्राफी है, अब आ गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करना है, मैंने जब अपने कोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया तो मैंने बहुत बहुत बखूबी के तरीके से बताया कि ज्योग्राफी ना कभी एनसीईआरटी से बाहर मत जाना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा क्यों। ज्योग्राफी को 6th to 12th एनसीईआरटी है। अब इसमें प्रॉब्लम पता है आपको क्या फेस होती है, क्योंकि मुझे भी होती थी, मैंने फिर इसका सोल्यूशन ढूंढा कि 6th क्लास की पढ़ो, 7th क्लास की पढ़ो, 8th क्लास तक जाते जाते 6th और 7th में क्या था याद ही नहीं रहा। तो मैं बड़ी एक बेसिक चीज़ करता था, मुझे बहुत सही लगती थी वो। मैं जैसे एक टॉपिक उठा लो आप, अर्थ एंड सोलर सिस्टम हो गया, अगर मुझे अर्थ एंड सोलर सिस्टम पढ़ना है तो उसके बाद वो 6th to 12th एनसीईआरटी में जहां जहां उसके रिलेटेड चैप्टर्स अवेलेबल हैं, मैं एक ही फ्लो में सबको पढ़ लेता था, ताकि एक जो फ्लो है ना वो बना रहे, एक रोड मैप दिमाग में बना रहे। ठीक है, वैसे ही जैसे अगर मुझे सॉइल्स पढ़नी है तो 6th to 12th में जहां जहां वो सॉइल्स के चैप्टर्स हैं, मैं वो सारे एक ही फ्लो में पढ़ लूंगा, ताकि मुझे ये ना याद रखना पड़े कि 6th में क्या था, 7th में, एक ही बारी में पूरा सॉइल्स हो जाए। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये कितना मुश्किल काम है, कैसे ढूंढेंगे हम? दैट्स माई जॉब, ये यहां पे मैं आऊंगा आपके लिए। मैं एनसीईआरटीज का जब आपका फाउंडेशन कोर्स, और फाउंडेशन कोर्स क्या है, वो तो यूपीएससी का, सीएपीएफ, डिफेंस एग्जाम सभी में आपको बहुत काम आएगा, वो पूरा ज्योग्राफी हो जाएगा आपका। मैं क्या करूंगा, मैं हर टॉपिक के लिए ऑलरेडी पीडीएफ के अंदर वो सारे चैप्टर्स जो 6th to 12th में अवेलेबल है वो हम लेंगे, और उस एक ही पीडीएफ में मार्क करते हुए पूरे नोट्स तैयार कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, और जो डायरेक्टली लाइंस उठाते हैं ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, ये मैं सब काम कराऊंगा आपसे। अब जैसे इंडियन ज्योग्राफी का मेरे को बनाना थे नोट्स, मैंने क्या किया, मैंने रोड मैप बनाया। मुझे याद रखना जरूरी था कि एनसीईआरटी में कैसे फ्लो में दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी के फ्लो से ही पूछते हैं वो। हिमालयास था पहले, फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स था, फिर पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, और उसके अंदर अंदर जो टॉपिक्स आते थे। फिर मैंने ऐसे नोट्स बना के एक ही जगह पर ये सारा 3-4 पेज का एक साथ लिख लिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक ही जगह से पढ़ने को मिलता है ना,
तो उससे आपको बार बार किताब खोलने का जो टेंशन है वो नहीं होता। अब यहाँ पे जो हम करेंगे 6th to 12th में, इसके बाद नोट्स कहाँ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं सेपरेटली फॉर ज्योग्राफी, वो मैं आपको जो 6th to 12th का ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स होगा मैं वहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। अर्थ एंड सोलर सिस्टम है तो जितने भी चैप्टर्स अर्थ एंड सोलर सिस्टम के हैं वो सारे 6th to 12th हम कवर करेंगे पहले एक ही वीडियो में। उससे क्या होगा कि आपके एक एक वीडियो के अंदर ख़त्म होता जाएगा, और आखिरी में जब कोर्स ख़त्म होगा तो आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके नोट्स बनाने का तरीका मैं वहाँ बताता रहूँगा, और आपका कंप्लीट हो जाएगा ये काम। वो जॉब मेरी है, उस पर वो मेरे पे छोड़ दो कि कैसे आपको पढ़ाना है। नोट्स अपने हाथ से बनाना प्लीज़। और नोट्स कहाँ बनाना, 11th क्लास की एनसीईआरटी एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी। मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन में, जब ये हर हिस्ट्री शुरू होगी तब भी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा वो बात जो मैंने यहाँ बताई है। फिर उसके बाद जो वो एंशिएंट इंडिया के करते रहेंगे हम, तब एंशिएंट इंडिया का बताऊंगा, फिर मिडिवल इंडिया, फिर मॉडर्न वहाँ बताता रहूँगा। वैसे ज्योग्राफी में वहाँ बताऊंगा। यहाँ बस बता रहा हूँ कि 11th और 12th एनसीईआरटी में ही बनाएंगे हम लोग नोट्स। 6th से उठाएंगे अर्थ एंड सोलर सिस्टम, और 11th की फंडामेंटल ज्योग्राफी जो है किताब, वहाँ पे अर्थ एंड सोलर सिस्टम है। जो भी मिसिंग होगा 11th की एनसीईआरटी में वो हम 6th से उठा के फैक्ट यहाँ पे लिख लेंगे, ताकि 11th और 12th एनसीईआरटी को पकड़ के आपकी ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाए। ना ही आपने 6th छोड़ी क्लास, ना ही 7th क्लास, ना ही 8th, ना ही 9th और ना ही 10th क्लास। आपके दिमाग में टेंशन ना रहे कि यार 6th to 10th दोबारा रिवाइज करनी पड़ेगी क्या, क्योंकि अगर आपको लगता है कि 6th to 10th पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आपको 11th 12th से सब मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है यूपीएससी एस्पिरेंट्स का। वो 6th to 10th की जो लाइंस हैं डायरेक्टली वहां से उठा लेते हैं वो पॉइंट, और आपसे पूछ लेंगे, आप बोलोगे सर ये कहाँ लिखा था, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल नहीं है, डायरेक्टली लाइन है पूरे के पूरे। मैंने 2023 का जो सीएपीएफ एनालिसिस किया है, मैंने एक एक सोर्स पेज तक बताए हुए हैं चैप्टर के अंदर कि कौन से पेज से लाइन उठाई हुई है। ये होती है रिसर्च की पावर। ये रिसर्च जो आपको करनी चाहिए वो मुझे करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग लैग करते हैं इस चीज़ में। अब जैसे मुझे अगर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ना है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इतने वास्ट तरीके से एनसीईआरटी में लिखा है कि उसको याद करना मुश्किल है। इसलिए ज्योग्राफी में मैं हमेशा मैपिंग पे भरोसा रखता था। और यहाँ पे देखिए, मैंने महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सबका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इस मैप के जस्ट पीछे मैंने हर रिवर की ट्रिब्यूटरीज लिखी हैं, वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग, ताकि मुझे एक ही मैप में पूरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो जाए। अब समझ आया कितना इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। कोई नहीं समझाएगा आपको, ये आपको खुद करना पड़ रहा था, लेकिन बिकॉज ये इशू आपसे नहीं सॉल्व हो रहा था इसलिए आई हैड टू कम हियर। मैपिंग पे बहुत भरोसा रखना है, ज्योग्राफी पे। फ्लो चार्ट, अब इंडस रिवर सिस्टम है, क्या किया मैंने, ओरिजिनल लिखा, कहाँ से इंडस रिवर सिस्टम का, किस एरिया में है, मानसरोवर लेक में है, और एंटस इंडिया नियर दामचौक सेक्टर से अंदर घुसता है हमारे। और ये इंडस की पूरी मैंने लाइन बनाई है, और यहाँ पे मेरी होगी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी सारी, जैसे झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और उसके बाद राइट वाली जितनी हो गई, हुंजा, खुर्रम, ठीक है, ये सारी शोक रिवर, ये मैंने एक साथ बना दी। अब मुझे क्या करना है, एनसीईआरटी में जब एक एक लाइन के बाद लिखा होता है ना, तो वो याद करना मुश्किल होता है। खुद बना दोगे ना एक पेपर के ऊपर तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइन बाय लाइन याद रखना मुश्किल है, इससे बेटर है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में एक ट्रेल बनी रहेगी कि आपने कैसे पढ़ा है चीज़ों को। ब्रेन ट्रेल है, एक अंदर ट्रेल बनी रहेगी कि कैसे आपने कहाँ कैसे लिखा होता, तो आपको मेमोराइज करने में फ़ायदा होगा। मेमोराइजेशन पावर जो है वो बहुत बढ़ेगी आपकी। छोटी छोटी चीज़ें जो लोग नहीं समझते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिकली कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने क्या बात करी, हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि हिस्ट्री में कैसे आपको कवर करना है। जब हम हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे तो मैं एक एक चीज़ आपको वहाँ पे भी बताऊंगा, फॉर एंशिएंट इंडिया, ठीक है, फॉर मिडिवल इंडिया एंड फॉर मॉडर्न इंडिया। बहुत लोग तो ये क्लासिफिकेशन भी नहीं जानते हैं, मुझे पता है। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे जो बेसिक्स हैं उससे लेकर एडवांस तक मैं आपको लेके जाऊंगा अपने पूरे कोर्स में।
इसकी हम पूरा करेंगे और थ्रू एनसीईआरटीज करेंगे, और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स हाथों हाथ बनाने कैसे हैं। एक क्लास समझाई और बता दूंगा कि यहाँ पे नोट्स कैसे बनाना है, तो वहाँ पे भी मैं असिस्ट करता रहूँगा आपको, लेकिन यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू देने के लिए कि अगर आप नोट्स किसी दूसरे के बनाए नोट्स पे डिपेंडेंट है तो मत होना। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके लिए ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी भी जब हम शुरू करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे, मैंने आज जैसे आपको बताया 6 to 12 एनसीईआरटी, वो मैं पूरी क्लासेस स्टार्ट करूँगा और वहाँ से हम ये टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद बात आती है आपकी पॉलिटी की। देखो पॉलिटी के लिए ना मैंने आपको एक छोटी चीज़ समझा देता हूँ। पॉलिटी में 11th क्लास की जो किताब है विच इज़ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पहले हम इसको करेंगे कंप्लीट। इसको कंप्लीट करने के बाद जैसे इसमें 3 चैप्टर्स किसके हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी और कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल जो चैप्टर है पूरा, वो 3 चैप्टर्स हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या ऐड करना है हमें, यहाँ पे सारी चीज़ें तो नहीं दी हुई। ये जितना भी आपके लक्ष्मीकांत के अंदर जो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो हम इस 11th क्लास की एनसीईआरटी में लिख लेंगे। मैं जानता हूँ लक्ष्मीकांत इज़ अ हैवी बुक, उसको कैसे पढ़ाना है वो काम मेरा है, वो मुझ पे छोड़ दीजिए, और वो नोट्स आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उस नोट से बाहर अगर कुछ आ जाए तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ लक्ष्मीकांत से निकाल के मैं दूंगा, उससे ज़्यादा आपको एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब पॉलिटी की बात आएगी तो। वैसे ही फिर एक चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी में राइट्स के बारे में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हम वहाँ से पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, और उसी एनसीईआरटी के अंदर फिर लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाकर और वहीं पे स्टेपल करके ऐड कर लेंगे। तो एक ही 11th क्लास की एनसीईआरटी में क्या हुआ आपका, आपकी पूरी पॉलिटी ख़त्म हो गई। मैं आपको लक्ष्मीकांत से सारे नोट्स वो जो हैं एक पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बात आती है साइंस की। साइंस की तो क्या ही बात करूं मैं, साइंस का 2023 का जो एनालिसिस पेपर किया है मैंने सीएपीएफ का, वहाँ पे मैंने पेज नंबर, चैप्टर नंबर और बुक कौन सी क्लास की है वो मैंने सब बताया वहाँ पे। इसलिए एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड चलेंगे और एक एक चीज़ को समझते जाएंगे। एंड 8th to 10th एनसीईआरटी, और उसके बाद 11th and 12th में लिमिटेड चैप्टर्स ऑफ ऑल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। इकोनॉमी आपकी एनसीईआरटी से ना कंप्लीट होना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे दिया नहीं हुआ। इकोनॉमी इज़ बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड, या प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन बेस्ड बोल सकते हैं आप। इट्स मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड। तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर कि आपको ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड 12th क्लास की इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हम करेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा नोट्स होंगे, ठीक है, मैंने कहाँ से उठाए हैं वो नोट्स, इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, रमेश सिंह उससे उठाए हैं, साथ में आपकी और जो है संजीव वर्मा उससे उठाए हैं। और हर चैप्टर के लिए नोट्स मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में मैं साथ में पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपका एक फ्लो बना रहे और आपको ये पता हो कि ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी में कहाँ से है। ये सारी चीज़ें हम अब इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आ रहा हूँ ताकि आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो सके। तो ये थी हमारी वीडियो। इसके बाद कुछ 2-3 मिनट की एक वीडियो चलेगी, आप उसको देख लीजिए। मैंने अपने नोट्स के पेपर पलटते हुए दिखाया हुआ है, तो आप देख लीजिए नोट्स बने कैसे हुए हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आखिरी तक रुके हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो देखिए। अब जैसे देखो यहाँ पर मेरे पास एंशंट हिस्ट्री के हैं। जैसे मैंने बताया था पेलियोलिथिक साइट्स, यहाँ पे लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक, फिर ये मीजोलिथिक साइट्स हैं। साथ ही में मैंने नियोलिथिक एज के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, या इससे पहले देख लीजिए पीछे भी मैंने पूरा कवर किया हुआ है इसको, छोटी छोटी डिटेल्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात है, मैप रखा हुआ है मैंने एक एक साइट जो है उसमें मार्क्ड है, ताकि वो जीसस सीधा साइट्स पूछते हैं कौन से स्टेट्स में है वो भी हो जाए। फिर
नोट बनाने के साथ साथ मुझे याद आता है कि हाँ और चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेंगी इसके अंदर से किसी और उसमें से भी, तो भी मैं पेपर पे ही लिख कर इसमें साथ में पेस्ट कर देता हूँ ताकि जगह जगह पे ना लिखा हो ऐसे। फिर थोड़ा नितिन सिंघानिया से ही मैंने साइट्स वगैरह का लिया था यहाँ पे रेफरेंस, इसमें ऐड किया हुआ है। ये है एंशंट हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फिर ये आगे जाके मेरे पास आएगा सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। ठीक है, आई थिंक द वीडियो इज़ ब्लर बट यस ओके। तो ये कुशान्स है, शाकाज हैं जो उस टाइम पे थे। उसके बाद फिर छोटी छोटी चीज़ें ऐड की हुई हैं। ये बेसिकली छोटे नोट्स इसीलिए हैं क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ना वहीं पे लिख लेता था जो मेरे सामने होता था, और वो स्टिकी नोट चिपका देता था, और फिर इसको निकाल के सीधा मैंने जो लास्ट में क्रिस्प नोट्स थे उसमें पेस्ट कर लिया ताकि जगह जगह से मेरे को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ये साउथ इंडिया वाला है, मैंने स्टोरी लिखी हुई है ताकि मुझे याद रहे कि साउथ इंडिया वाला जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, संगम एज वगैरह देखते हैं, और तो उस टाइम पे कैसे कनेक्टेड है वो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री पार्ट। अब बारी आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में देखिए मैंने नॉर्दर्न प्लेन्स को रखा हुआ है कि मुझे पता हो कि कौन से स्टेट में आते हैं एटलीस्ट, ताकि जो भी क्वेश्चन आए तो मैं ये सोच पाऊँ कि क्योंकि ये इस स्टेट में पड़ता है तो मुझे याद होगा उस स्टेट की ज्योग्राफी क्या है, तो याद रहता है कि उसमें ये चीज़ें हो भी सकती हैं कि नहीं। अभी मैंने एक ही मैप के ऊपर सारे हिल्स और माउंटेन्स सब कुछ, काराकोरम रेंज, लद्दाख, जस्कर रेंज से नीचे पेनिनसुलर इंडिया सब मार्क किया हुआ है। फिर पेनिनसुलर माउंटेन्स के अलग से थोड़े से बनाए हुए हैं, सतपुड़ा, नर्मदा वैली, वो सब। उसके बाद छोटा नागपुर प्लाटो हो गया ये। फिर थोड़ा कार्डमम हिल्स और उस सब के बारे में भी है। फिर ये जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को मैंने एक ही मैप के ऊपर समझाने की कोशिश किया ताकि मुझे जगह जगह सोर्सेज ना ढूंढने पड़े। ये पीछे इनकी सारी की सारी मैंने लिखी हुई हैं ट्रिब्यूटरीज, और सबकी जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है वो, कि मुझे एक ही पेज पे सब मिल जाए। वैसे ही मैंने ये गंगा रिवर सिस्टम के पीछे नेशनल वाटरवेज के रूट लिखे हुए हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही में ये पूरा मार्क किया हुआ है गंगा सिस्टम, ताकि मुझे, क्योंकि वो नॉर्थ से साउथ या उसके बाद वो कराते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में बनाना होता है, तो वो मुझे याद रहे। अब साथ में ज्योग्राफी के रिवर्स के नोट्स हैं। अब इंडस रिवर सिस्टम को देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से खुद को समझाने के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेफ़्ट और राइट कौन सी होगी। ऐसे ही गंगा को फिर थोड़ा समझाने के लिए। उसके बाद देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऐसे प्रयाग वगैरह लिखे हुए हैं नीचे की तरफ। ठीक है, ताकि क्योंकि क्वेश्चन सीधा आते हैं, डायरेक्टली आते हैं यार ये। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम लिखा हुआ है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से कैसे निकलती हैं। फिर सॉइल्स ऑफ इंडिया मुझे नोट्स मिले थे उसके, तो मैंने यहीं पे सारे सॉइल के नोट्स एक जगह बना ली। ठीक है, अब ये जैसे इकोनॉमी के नोट्स है अब मेरे पास, तो ये इकोनॉमी के अंदर मैंने एक एक चीज़ को मार्क करके बार बार रिवाइज किया हुआ है। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, कैसे अफेक्ट होता है, ग्राफ कैसे जाता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, और साइड में मैंने ये लिखे भी हुए हैं, चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है ताकि फटाफट पहुंच सकूं मैं उन एरियाज़ में। फिर ये बैंकिंग सिस्टम क्योंकि इतना बड़ा है तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख ली हैं ताकि इकोनॉमिक्स का मेरा वो पार्ट कंप्लीट हो सके। छोटे छोटे बैंक्स के बारे में सारी डिटेल्स एक ही पेज पे हैं ताकि मुझे जगह जगह घूमना ना पड़े। तो ये हैं मेरे सारे नोट्स, और ये मैं आपको हर क्लास में समझाऊंगा।